कल्पना कीजिए, एक आदमी जो भीड़ के बीच खड़ा होते हुए भी बिल्कुल अकेला है, जिसकी आवाज़ दुनिया तक कभी पहुंचती ही नहीं, मानो वह किसी अदृश्य कमरे में बंद कर दिया गया हो। उसके चेहरे पर थकान की हल्की सी परछाई, आंखों में पुराने जख्मों की जलन और दिल में ऐसा तूफान जो बाहर फटने की जगह अंदर ही अंदर उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है। वह आदमी अंडरग्राउंड मैन है। वह कोई हीरो नहीं, कोई महान विचारक नहीं, और न ही दुनिया बदलने निकला कोई व्यक्ति। वह तो बस एक इंसान है जो हर पल अपने ही विचारों से लड़ रहा है, अपने ही डर से भाग रहा है और अपनी ही सच्चाइयों में डूबता जा रहा है। वह लिखता है, मैं एक बीमार आदमी हूं, मैं एक जलनखोर आदमी हूं, मुझे खुद से भी नफरत है, लेकिन शायद यही नफरत मुझे जिंदा रखती है। उसकी हर बात, हर लाइन ऐसी लगती है जैसे किसी अंधेरी सुरंग में धीरे धीरे जगमगाता हुआ एक दिया, कम रोशनी मगर दिल तक पहुंचने की ताकत रखने वाला। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड सिर्फ उसके लिखे हुए वाक्य नहीं है, ये उसके मन की गहराई, उसकी कड़वाहट, उसके दर्द, उसके सवालों और उसके सच का आईना है। यह किताब हमें बताती है कि इंसान कितना जटिल हो सकता है, कितना टूट सकता है और कितना अपने ही अंदर के अंधेरे में खो सकता है। वह आदमी अंडरग्राउंड में इसलिए नहीं गया कि वह दुनिया से भाग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया ने ही उसे वहां धकेल दिया। और अब सालों की चुप्पी के बाद पहली बार वह अपने मन का ताला खोल रहा है, अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को बाहर गिरा रहा है। उसकी ये लिखी हुई बातें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां रोशनी कम है, सच कड़वा है, लेकिन हर शब्द जीवन के बेहद करीब है। मेरा नाम खैर छोड़िए, नाम से आपको क्या मिलेगा? जिंदगी के इतने सालों में मैंने यह समझ लिया है कि इंसान को नाम से नहीं, उसकी सोच, उसकी चोटों और उसके भीतर छिपे अंधेरे से पहचाना जाता है। मैं आज अपने कमरे में बैठा हूं, एक छोटा तंग कमरा जिसके बाहर की दुनिया को मैं लंबे समय से नज़रअंदाज करता आया हूं। जहां से मैं बोल रहा हूं उसे आप मेरी जमीन के नीचे की दुनिया कह सकते हैं, क्योंकि सच यह है, मैं लंबे समय से समाज से, लोगों से और यहां तक कि खुद से भी कट चुका हूं। अध्याय 1, मैं एक बीमार आदमी हूं। नरेशन, गहरी शांत आवाज। हाँ, मैं एक बीमार आदमी हूं, लेकिन यह बीमारी वैसी नहीं है जैसी शायद आप सोच रहे हों। शरीर से ज्यादा मैं मन से बीमार हूं। दिल के भीतर एक ऐसा कोना है जहां दर्द बैठा रहता है, और अजीब बात यह है कि मैंने उसी दर्द को अपना साथी बना लिया है। मुझे दर्द से नफरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दर्द ही मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। लोग कहते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, लेकिन मैं हंस देता हूं, क्योंकि जो बीमारी भीतर हो, आत्मा की गहराइयों में हो, उसका इलाज किसी दवा या किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अजीब तरीके से जी है। ना किसी से ठीक से प्यार कर पाया, ना किसी से नफरत खत्म कर पाया, ना किसी को गले लगा पाया, और ना ही किसी को खुद से दूर कर पाया। मैं एक उलझा हुआ इंसान हूं, एक तूफान जो हमेशा अपने भीतर घूमता रहता है। अध्याय 2, दुनिया से मेरा विवाद। आप पूछेंगे, आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों रहता है? मैं दुनिया से इतना कटकर क्यों जीता हूं? तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दुनिया मुझे समझ नहीं पाई। मैंने बचपन से ही यह महसूस किया कि लोग दो तरह के होते हैं। एक जो अपनी जिंदगी बस यूं ही जीते जाते हैं, हर नियम का पालन करते हुए, भीड़ का हिस्सा बनकर। दो और वो लोग जिन्हें दुनिया अजीब, सनकी या पागल कहती है, लेकिन जिनके अंदर कुछ गहरा चल रहा होता है।
एक सवाल, एक संघर्ष, एक आग। मैं दूसरी किस्म में आता हूँ। लोग मुझसे कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। कम सोचो, ज्यादा जियो, वो कहते थे। पर मुझे लगता है, अगर सोचना बंद कर दूं तो जीना भी बंद हो जाएगा। मेरे अंदर की सोच हमेशा संघर्ष करती रहती है। कभी दुनिया से, कभी लोगों से, कभी खुद से, और कभी उस सच्चाई से जिसे लोग देखने से डरते हैं। अध्याय 3, मेरा अकेलापन, मेरी जेल। अकेलापन कईयों के लिए एक सज़ा है, लेकिन मेरे लिए यह एक आदत बन गया है। मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ, सुबह से रात, रात से फिर सुबह। मेरे कमरे की दीवारें मेरी गवाह हैं, मेरी सोचें मेरी साथी। लोग जब मुझसे बात करते थे, मैं उन्हें सुनते हुए भी नहीं सुनता था, क्योंकि मेरे अंदर की दुनिया इतनी तेजी से चलती है कि बाहर के शब्द मुझे बहुत धीमे, बहुत हल्के, बहुत बेमानी लगते हैं। एक समय था जब मुझे लगता था कि शायद मैं भी किसी की जिंदगी में मायने रख सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मैं किसी के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं दूसरों से दूर भागता हूँ और खुद के करीब आने से भी डरता हूँ। यह एक ऐसी जेल है जिसके ताले मैंने खुद लगाए हैं और चाबी भी मैं ही छुपाकर बैठा हूँ। अध्याय 4, समाज के प्रति मेरा तिरस्कार। मैं यह मानता हूँ कि समाज अपने नियमों से चलता है। कौन सी बात कब कहनी है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं। लेकिन समाज के ये नियम हमेशा मुझे जंजीरों जैसे लगे। लोग यह समझ नहीं पाए कि इंसान को सिर्फ शरीर से नहीं, सोच से भी आज़ादी चाहिए होती है। मैंने देखा है, जो लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं, वो भी दूसरों की नकल करते हुए ही जीते हैं। जो लोग नैतिकता का भाषण देते हैं, कई बार वही लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि वो खुश हैं, उनके चेहरे पर सबसे ज्यादा झूठी मुस्कानें होती हैं। मैं इस पूरे दिखावे से तंग आ गया था। मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सच में ईमानदार नहीं होता, और शायद मैं खुद भी नहीं था। अध्याय 5, मेरे भीतर का संघर्ष। मेरे अंदर दो आदमी रहते हैं, एक जो दुनिया से नफरत करता है, दूसरा जो दुनिया से स्वीकार्यता चाहता है। यह दोनों मेरे अंदर लड़ते रहते हैं और मैं दोनों की मार सहता हूँ। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, और कभी लगता है कि जो लोग मुझे मूर्ख कहते हैं वो बिल्कुल सही हैं। कभी लगता है कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ, और कभी लगता है कि मैं दुनिया में सबसे नीचे हूँ। यही संघर्ष मुझे खा रहा है। कभी मैं उठने की कोशिश करता हूँ और खुद ही अपने पैर खींच लेता हूँ। कभी किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर खुद ही दीवार खड़ी कर देता हूँ। मैं खुद से लड़ता हूँ और खुद ही अपनी हार का जश्न मनाता हूँ। अध्याय 6, अपने आप से नफरत करने की कला। हाँ, यह भी एक कला है। लोग कहते हैं कि इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से प्यार करना भूल जाते हैं और खुद से नफरत करने में आराम महसूस करते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ, क्योंकि जब मैं खुद से नफरत करता हूँ तो मुझे यह महसूस नहीं होता कि दुनिया मुझे नफरत से देख रही है। मैं खुद ही इतना सख्त हूँ अपने ऊपर कि दूसरों की आलोचना सुनकर भी दुख नहीं होता। यह एक अजीब संतोष देता है, दर्द का, अकेलेपन का और खुद को मिटाने का। और यही मेरी अंडरग्राउंड की दुनिया है। अध्याय 7, मैं क्यों लिख रहा हूँ। शायद इसलिए क्योंकि यह मेरी आखिरी कोशिश है कि मैं खुद को समझ सकूं, या शायद इसलिए कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं अपनी ही सोच में दबकर खत्म हो जाऊंगा। यह लिखा हुआ हर शब्द मेरे दिल का बोझ है।
मेरी आत्मा का सच है और मेरी जमीन के नीचे की दुनिया का दरवाज़ा है। मैं नहीं जानता कि आप मुझे समझ पाएंगे या नहीं। हो सकता है आप मुझे पागल माने, लेकिन अगर आपके अंदर भी कभी कोई आवाज़ जागी हो जो दुनिया की भीड़ में खो गई हो, तो शायद आप मुझे थोड़ा बहुत समझ लें। भाग 2, मनुष्य और दुनिया के बीच की दूरी। अध्याय 1, मेरी पुरानी यादें, एक कड़वी शुरुआत। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई पल देखे हैं जो आज भी किसी जहरीली याद की तरह मेरे भीतर फंसे पड़े हैं। कभी लगता है काश मैं उन दिनों को भूल पाता, लेकिन सच यह है कि मनुष्य दर्द को आसानी से भूल नहीं सकता। खुशियां तो किसी मोती की तरह है, एक बार हाथ से छूट जाए तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। पर दुख है, वो तो एक कांटे की तरह दिल में चुभा रहता है। मेरी जवानी के दिनों में मैं दुनिया को, लोगों को, खुद को, सब कुछ बदल देना चाहता था। मैं बहुत संवेदनशील था, बहुत जल्दी आहत हो जाता था, और एक छोटी टिप्पणी भी मेरे दिल पर चोट कर जाती थी। लोग कहते कि मैं जरा सा वाक्य भी दिल पर बाण की तरह ले लेता हूं। शायद वो सही थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन दिनों दुनिया ही मुझे समझने को तैयार नहीं थी। अध्याय 2, मैं ऑफिस का सबसे विचित्र कर्मचारी। मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। एक अजीब जगह है जहां लोग काम से ज्यादा चाय, राजनीति और गपशप को महत्व देते थे। मैं वहां हमेशा अलग थलग रहता था। लोग मेरे बारे में एक ही बात कहते थे, ये आदमी कुछ ज्यादा ही सोचता है। उनकी नज़र में मैं एक सनकी, एक असामान्य, या शायद एक फिजूल इंसान था। मेरे ऑफिस के लोग छोटी छोटी बातों पर हंसते, दूसरों की मजाक उड़ाते और दिन भर बिना मतलब की बातें करते रहते। लेकिन मैं हर चीज़ को बहुत गंभीरता से लेता था। उनकी फालतू बातें मेरे भीतर चुभ जाती थीं। मैं कई बार कोशिश करता था कि उनके साथ घुल मिल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता, कोई ना कोई मुझे ऐसी नज़र से देख लेता कि मुझे लगता जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। मेरे अंदर की खुद से नफरत बढ़ जाती थी। मेरे भीतर का दूसरा आदमी मुझे चिल्लाकर कहता, देखा, तुम फिट नहीं हो सकते, तुम किसी भी समूह का हिस्सा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। और धीरे धीरे मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। अध्याय 3, अधिकारियों से मेरा टकराव। मैं समझता हूं, ऑफिस में अधिकारी हमेशा ताकतवर होते हैं। उनकी एक बात, उनकी एक नज़र तुरंत आपको एहसास करवा देती है कि आप उनसे नीचे हैं। लेकिन मैं उन अधिकारियों में से किसी को भी दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मेरा स्वभाव बगावती था। मुझे आदेश सुनकर गुस्सा आता था, न कि सम्मान। जब मेरा बॉस मुझे डांटता था, मेरे अंदर एक ठंडी आग जलती थी। मैं बाहर से शांत खड़ा रहता, लेकिन भीतर तूफान उठता रहता। एक दिन मुझे याद है, मेरा बॉस मेरे पास आया और बहुत ही ताने मारकर बोला, तुम सोचते बहुत हो पर करते कुछ नहीं। इस एक लाइन ने मेरे भीतर की सारी चिंगारियों को आग बना दिया। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस चुपचाप उसे देखता रहा। पर अंदर मैंने खुद को सैकड़ों बार अंधेरे में धकेल दिया था। अध्याय 4, मेरा दुश्मन वो अफसर। हर दफ्तर में एक ऐसा आदमी होता है जिसे लोग दूर से सलाम करते हैं और जिसका नाम सुनते ही छोटे कर्मचारी कांप जाते हैं। हमारे ऑफिस में वो आदमी था। ज़वेरियन, आप चाहें तो इसे किसी भी नाम से सोच सकते हैं। उसकी चाल में एक तानाशाह की अकड़ थी। उसकी आवाज़ में रौब, उसके शब्दों में अहंकार
और सबसे बुरा, वो दूसरों को छोटी नज़र से देखता था। मैं उससे नफरत करता था। लेकिन सच कहूं, मैं उससे डरता भी था, क्योंकि जब भी वो किसी को अपमानित करता, मेरे अंदर की सारी संवेदनशीलता जाग जाती। एक बार उसने मेरे सामने एक सहकर्मी को सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वो उसका नाम ठीक से नहीं ले पाया। उस पल मुझे लगा, अगर कभी उसने मुझसे ऐसा किया तो मैं शायद टूट जाऊंगा। उसी रात मैं घर आया और खुद से पूछा, मैं उससे इतना क्यों डरता हूं? आखिर वो कौन है और मैं कौन हूं? जवाब आया, तुम कुछ नहीं हो। यही वो आवाज़ है जो हमेशा मुझे मेरी जगह दिखाती थी। अध्याय 5। एक रात की दावत। मेरे जीवन की सबसे कड़वी शाम। एक शाम ऑफिस के कई लोग एक पार्टी में गए। मैं भी वहां गया, सोचकर कि शायद इस बार मैं दूसरों की तरह महसूस कर पाऊंगा। लेकिन यह शाम मेरे जीवन की सबसे अंडरग्राउंड वाली शाम बन गई। सब लोग हंस रहे थे, ग्लास टकरा रहे थे, जोर से बातें कर रहे थे, और मैं एक कोने में चुपचाप बैठा, अपना गिलास पकड़े हुए, दूसरों को देख रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मुस्कुराऊं। मैंने जबरदस्ती अपनी मुस्कान चेहरे पर चिपकाई, लेकिन जैसे ही मैं बोलने जाता, मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती। किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, अरे हमारे दार्शनिक साहब भी आ गए। सभी हंस पड़े। मेरी मुस्कान टूट गई। मेरा अंदर का गुस्सा कांपने लगा, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था, अगर एक शब्द भी बोल दिया तो मैं फट पड़ूंगा। मैं दिल ही दिल में खुद को जलाता रहा, अपने आप को ही दोष देता रहा। मुझे लगा, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना, और शायद दुनिया भी मेरे लिए नहीं बनी। अध्याय 6। मेरा अपमान। चुपचाप सहा हुआ जहर। दावत के दौरान मेरे दुश्मन ज़वेरियन भी आया। वह कमरे में ऐसे चलता था जैसे सब उसकी संपत्ति हो। हंसता था तो लोग भी हंसते थे, बोलता था तो बाकी लोग चुप हो जाते। और मैं सोच रहा था, कितनी आसानी से दुनिया ऐसे लोगों आगे झुक जाती है। आज मेरी बारी थी। वो मेरे पास आया, धीरे धीरे, जैसे मुझे जानबूझकर बेचैन करने के लिए। उसने मेरे कपड़े देखे, मेरी चाल देखी, मेरी चुप्पी देखी, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहां किसने बुलाया? बस इतना ही। 4 शब्द, लेकिन इन 4 शब्दों ने मेरे भीतर तूफान मचा दिया। यह सवाल नहीं था, यह अपमान था। कमरे के कई लोग हंसे। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने मुझे बेइज्जती की दीवार से बांध दिया हो। मेरा गला सूख गया, दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर आया, मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, सब उबल कर बाहर आने लगा। मैंने खुद से कहा, एक दिन, सिर्फ एक दिन, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। अंदर की आवाज़ हंसी, तुम कुछ नहीं हो, तुम किसी को कुछ नहीं दिखा सकते। और इसी आवाज़ के साथ मैं घर चला गया। अध्याय 7। और उसी रात सब बदल गया। मैं घर पहुंचा, लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। मैंने कई घंटे अपने कमरे में इधर-उधर टहलते हुए बिताए। कभी अचानक गुस्सा आता, कभी आंसू आते, कभी हंसी। मैं खुद से बात करता रहा, उन्होंने मुझे अपमानित किया, मैं बेकार नहीं हूं,
क्या वे सच में मुझसे नफरत करते हैं, या मैं खुद ही खुद को नफरत के काबिल बना चुका हूं? मेरी सोचें एक ही सर्कल में घूमती रहीं। मुझे बदला चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे खुद को साबित करना है। लेकिन फिर एक आवाज आई, या शायद तुम्हें बस किसी की जरूरत है जो तुम्हें समझ सके। और यहीं बड़ा मोड़ शुरू होता है। यहीं से कहानी मुझे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां मैंने कभी जाने की सोची भी नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां मैंने पहली बार महसूस किया कि गहराई में दबा इंसान कभी कभी किसी और की गर्मी से थोड़ा बहुत पिघल भी सकता है। अंधेरे में पहली मुलाकात, उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ, अपने दुख, अपने अपमान और अपनी तन्हाई में डूब रहा था। उसी रात मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने अचानक निर्णय लिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मुझे बाहर जाना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे पैर खुद ब खुद उठे और मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां अक्सर मेरे जैसे टूटे हुए लोग अपने दुखों को छिपाने जाते थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सड़कें चमक रही थीं और मैं अकेला चलते चलते अचानक उस इलाके पहुंचा जिसके बारे में लोग कहते थे जहां गुम हो चुके लोग जाते हैं। वहां रोशनी कम थी, लोगों के चेहरे थके हुए थे और हवा में एक उदासी भरी थी। इसी जगह मैंने उसे पहली बार देखा। लिज़ा, एक साधारण सी लड़की, ना बहुत खूबसूरत, ना बहुत चमकदार, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान थी। एक ऐसी थकान जिसे देखकर मैं यकीन से कह सकता था कि वह भी मेरी तरह दुनिया से हार चुकी थी। वो मुझे चुपचाप देख रही थी, जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। मैंने महसूस किया, मैं उसके सामने कमजोर नहीं लग रहा, बल्कि सच्चा लग रहा था। मेरी आवाज नरम हो गई। तुम यहाँ क्यों हो? उसने धीमी आवाज में कहा। जीने के लिए। और तुम? मैं हंस पड़ा, एक कड़वी टूटी हुई हंसी। शायद मरने से बचने के लिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार किसी ने उससे सच बोला हो। उस रात मैंने उससे बातें की, लंबी गहरी दर्द से भरी बातें। मैं उसे अपनी उदासी, अपना अकेलापन, अपना अपमान सब बता गया और वह सुनती रही, चुपचाप, बिना जज किए। पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। लिज़ा के दिल में उतरती हुई मेरी आवाज। उस रात के बाद मैंने सोचा था कि शायद मैं उसे भूल जाऊंगा, या शायद वो मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे शब्द उसके दिल में उतर गए थे और उसकी चुप्पी मेरे भीतर गूंजने लगी थी। कुछ दिनों बाद जब वो मुझे दोबारा मिली, उसने मुझसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? यह एक साधारण सवाल था, लेकिन मेरी आत्मा पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। मैंने उससे कहा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, किसी बनना चाहता हूं, पर बन नहीं पाता। मैं दुनिया से लड़ता हूं, पर हार जाता हूं। मैं लोगों के बीच जाता हूं और खुद को खो देता हूं। लिज़ा ने धीरे से कहा, तुम्हें इतना खुद से नफरत क्यों है? मैं चुप हो गया। क्या जवाब देता? मैं खुद भी नहीं जानता था। वह मुझे
उस तरह देख रही थी जैसे किसी बच्चे को देखती है जिसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसने कहा, तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुम बस बहुत अकेले हो। मैंने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सच्चाई देखी और उसी क्षण मेरे दिल में एक डर बैठ गया, क्योंकि जब कोई आपको सच में समझ ले तो या तो वो आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है या आपका सबसे बड़ा डर। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे समझे। मैंने अपने चारों ओर जो दीवारें बनाई थी वो मेरी सुरक्षा थी। अगर वो गिर जाती तो मैं खत्म हो जाता। इसलिए मैंने उसे दूर धकेलना शुरू कर दिया। मैंने उसे डराने वाली बातें कही, कड़वे शब्द बोले, ऐसे वाक्य कहे जो चोट पहुंचा दे, क्योंकि मैं जानता था मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता और अगर मैं उसके करीब आया तो शायद मैं खुद भी खो जाऊंगा और उसे भी दुख दूंगा। लेकिन लिजा ने बस इतना कहा, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाती, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम अंदर से अच्छे हो। ये शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे। अंतिम संघर्ष, प्यार, डर और अंडरग्राउंड की वापसी। एक दिन लिजा मेरे कमरे में आ गई। वो चुपचाप खड़ी रही, चारों ओर बिखरे हुए कागज, धूल, मेरी शराब की बोतलें, सब देखकर उसे समझ आ गया मेरी दुनिया टूटी हुई थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं हंस पड़ा, एक कटु घायल हंसी। मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती। मैं ऐसा ही हूं और रहेगा। मैं तुम जैसे लोगों लायक नहीं हूं। वो करीब आए और बोली, तुम मुझे क्यों दूर कर रहे हो? उसका स्वर टूट रहा था और मैं डर गया। हाँ, डर गया, क्योंकि वह मुझे उन दीवारों से बाहर खींच रही थी जहां मैं सालों से छिपा था। मैंने अचानक उस पर चिल्लाया। काश मैं नहीं चिल्लाता, पर मैं टूट चुका था। तुम मुझे नहीं समझती। मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता। मैं बर्बाद आदमी हूं और जो भी मेरे पास आता है वो भी बर्बाद हो जाता है। लिजा की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूं जैसे तुम हो। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे, क्योंकि मैं जान गया अगर मैं अभी इस लड़की को अपनी जिंदगी में आने दूंगा तो शायद मेरी सारी दीवारें गिर जाएंगी। और मैं वही नहीं चाहता था। मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी, वही पुरानी गाढ़ दर्द भरी आवाज, भागो, यही तुम्हारा तरीका है। और मैं भाग गया। मैंने उसकी आंखों में देखा तक नहीं। मैं उसे वहीं छोड़कर अपने अंधेरे में वापस चला गया। लिजा धीरे धीरे कमरे से निकली और कभी वापस नहीं आई। अंडरग्राउंड की वापसी। उस दिन के बाद मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी को देखा तक नहीं। मैंने न खाया, न सोया, न जिया। कभी सोचा क्यों उसे दूर किया, मैं उसके साथ क्या पा लेता। लेकिन फिर आवाज आई, तुम खुशी के लायक नहीं हो। और मैंने उसे सच मान लिया। लिजा शायद किसी बेहतर जिंदगी की तरफ चली गई होगी। मुझे उम्मीद है उसने मुझे भूल लिया होगा, क्योंकि मैं तो
अपने अंडरग्राउंड में ही फंसा रह गया हूं। मेरी कहानी यही है। एक ऐसा इंसान जो खुद से लड़ते लड़ते थक गया, टूट गया और दुनिया से कट गया। मैं अभी भी यहाँ हूं, अपने कमरे में, अपनी सोचों में, अपने अंधेरे में, और शायद यही मेरी मंजिल है।